हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल अबाउट समरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर्स मॉडल। अब आपने बोर्स मॉडल के अंदर क्या डिस्कशन किया था, और उनकी एक ही बात थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता रहता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एक सर्कुलर वे में रोटेशन है। हमने उसकी रेडियस की बात की, वेलोसिटी की बात की, लेकिन उनका एक ड्रॉबैक रहा। और वो ड्रॉबैक क्या था कि जो बोर थे वो ये नहीं बता पाए फाइन लाइंस को रिलेटेड। यानी कि क्या मतलब है कि फाइन लाइन स्पेक्ट्रम्स के बारे में बोर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए समरफील्ड जी आए। और समरफील्ड जी जब आए तो उन्होंने ये कहा कि सर, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक सर्कुलर पाथ पे ही रोटेट नहीं करता है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में भी रोटेट करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस मॉडल को, दैट इज समरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर्स मॉडल। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। क्या मतलब है इसका, तो समझिए। ये देखिए, सबसे पहले इसको करते हैं साइड में और बनाते हैं पिक्चर। ये हमने अगर सर्कुलर रोटेशन की बात कर ली, आपको पता है वन इज मेजर एक्सिस एंड अनदर इज माइनर एक्सिस। तो सबसे पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद आ जाओ, I have one dotted circle. चलो हाथ से बना लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पर इसका हो नहीं पाएगा। तो चलो, इसके बाद ये कहते हैं, पहले एक बार मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर हम इसको 1 to 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन अच्छे से विजिबल है। ठीक है, अब ये जो है सारे की सारे, ये यहाँ पर क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहे हैं। दिस इज योर मेजर एक्सिस एंड दिस वन इज माइनर एक्सिस। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यही चीज सीखनी है जो समरफील्ड ने बताया बोर्स के ड्रॉबैक के अकॉर्डिंग, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एक सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता है, वो इलिप्टिकल पाथ पे भी मूव करता है। अब इस डायग्राम में देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ आप कह रहे हैं कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बोथ आर इक्वल, जब केस क्या है, सर्कुलर पाथ का है। लेकिन जैसे ही अगर मैं इस ऑर्बिट के लिए बात कर रही हूं, दिस ऑर्बिट, ये लीजिए, तो आपने कहा ये जो यहाँ इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करेगा इलिप्टिकल ऑर्डर में, तो मेजर एक्सिस देखिए माइनर एक्सिस से बड़ी है या नहीं? बिल्कुल है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट शेल में, नेक्स्ट ऑर्बिट में मूव करती हूं, तो आपने कहा मेजर एक्सिस का एक्सटेंशन थोड़ा और बढ़ गया, और यहाँ माइनर एक्सिस अभी भी मेजर एक्सिस से क्या है, स्मॉल। एक और ऑर्बिट ले लीजिए, तो इस केस में भी आपको यही देखने को मिला। सो सी फ्रॉम ऑल द 3 ऑर्बिट्स, और आप और भी ज्यादा ले सकते हैं, तो आपने कहा कि मेजर एक्सिस जो है वो माइनर एक्सिस से बड़ी होगी। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हुई। और दूसरी चीज क्या क्लियर होती है कि ये केस कब एलिजिबल है, जब आप बात कर रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, तो ये बात किसने बताई आपको, मिस्टर समरफील्ड ने। चलिए, सो कहा सर्कुलर ऑर्बिट इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट व्हेन द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बिकम्स इक्वल टू द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। यही कहा, जब मेजर और माइनर बोथ आर इक्वल देन इट इज अ कॉज ऑफ सर्कुलर वन। व्हेन, और इसके जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, while in the case of major axis is larger than the minor axis, it is in case of elliptical one। चलिए, ये बात तो आ गई समझ में। अब आगे चलते हैं। अब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पर अगर हम फोकस करते हैं, तो आप देखिए यहाँ अगर मैं कह रही हूँ, हमने कहा था टेंजेंटियल वेलोसिटी की हम यहाँ बात करते हैं, दिस इज योर टेंजेंटियल वेलोसिटी ओवर हेयर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप देख रहे हैं, दिस इज योर आर फ्रॉम दिस टू दिस।
और इसी की जगह मैं इलिप्टिकल में मैं बात करूं तो आप यहां पर कहेंगे कि यू हैव टू सी व्हाट, टू रेडियाइज ओवर देयर R1 एंड R2। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है R यहां पर हमारा क्या है, कांस्टेंट, और थीटा जो है, जो एंगल बता रहा है, दैट इज वेरिएबल, नॉर्मल चीज है। सो आपने कहा इफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट देन इट इज एंगुलर मोमेंटम शोज टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। क्या कहा है मैंने, ध्यान से सुनिए कि अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर बात चल रही है तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो दो कंपोनेंट शो करेगा। कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे वो, रेडियल कंपोनेंट एंड एंगुलर कंपोनेंट। तो उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज सुनिए बड़े ही ध्यान से। क्या कह रही हूं मैं आपसे, आपने कहा व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के लिए ही बात चल रही है, व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाज स्टडीड, yes, please write down in your notebook also, was studied using high resolution spectrographs. See, यही कहा, तो आप उसको किसके अंदर बात करेंगे, इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू हैव टू लर्न। तो वहां आपको मिलते हैं फाइन लाइन स्पेक्ट्रम्स। क्या कहा, फिर से सुनिए, व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाज स्टडीड अंडर यूजिंग हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ्स, तो आपने कहा आपको फाइन लाइन स्पेक्ट्रम्स यहां देखने को मिलते हैं। और ये बात आपको किसने बताई, समरफील्ड ने। और किससे बताई, जब आपने देखा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर रोटेशन ही नहीं, वो इलिप्टिकल रोटेशंस भी करते हैं। और वहां से आपने देखा कि आपको मेजर एक्सिस बड़ा दिखता है माइनर एक्सिस के कंपैरिजन में, सो दैट आपने कहा कि सिर्फ एक एनर्जी लेवल पे स्पेक्ट्रल लाइन सिंगल नहीं दिखेगी, यू हैव टू सी व्हाट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, चलिए ये बात तो समझ में आई। और इसमें आप रिप्रेजेंटेशन जो देंगे, आइए, तो यहां अगर आप कहते हैं तो सबसे पहले आप क्या कह रहे थे, फाइन लाइंस के लिए मैं जब बात करूंगी, फाइन लाइन स्पेक्ट्रम के लिए, तो आपने क्या कहा, n/k, यानी कि हमारा n यहां पर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यही है, अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो होपफुली कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तो हो गई फाइन लाइन स्पेक्ट्रा के केस में। अब मैंने अभी आपसे क्या कहा, इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात चलेगी तो दो टाइप के कंपोनेंट शो करेगा, वन इज रेडियल कंपोनेंट एंड अदर इज एजिमुथल कंपोनेंट, एंगुलर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में। रेडियल कंपोनेंट को आप डिनोट करते हैं बाय JR, और आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स nRh/2π। ठीक है, जहां आपका nr क्या है, रेडियल क्वांटम नंबर है, जो कितना हो सकता है, n-1 to 0, और ये n क्या है आपका, यहां पर nr तो जो है टोटल रेडियल क्वांटम नंबर है, लेकिन n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें, शेल नंबर। बात समझ में आई। चलो इसी तरीके से अगर एजिमुथल को देखें तो आप उसका डिनोशन देते हैं J∅ से। ये लीजिए, वो JR से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे J∅ से, और कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मुलेशन क्या होगा, n∅h/2π। सेम अगेन, वो कौन सा क्वांटम नंबर था, रेडियल क्वांटम नंबर। एजिमुथल के केस में दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, एंड अगेन द वैल्यू ऑफ n∅s आर व्हाट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बात आ गई समझ में। चलो अब सुनो, अब अगर मैं एजिमुथल क्वांटम नंबर की बात करती हूँ, ये बात तो आपको नॉर्मल समझ में आई। अब आप देखिए, अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है उससे पहले सुनिए, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर था, एजिमुथल क्वांटम नंबर, और कौन सा वाला, जो समरफील्ड ने मॉडिफाई किया, जिसको समरफील्ड ने मॉडिफाई किया, तो इसको एक बार समझ लो, अप टू द शेल्स और सब शेल्स। वो क्या था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये कहलाएगा L इज इक्वल्स टू K-1, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, वो कहते हैं अगर n की वैल्यू 4 है, फॉर एग्जाम्पल यहां अगर n की वैल्यू 4 है, तो यहां आपका K जो होगा वो कितने शेल्स होंगे, कितने सब शेल्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। अगर n 4 है तो यहां सब शेल्स काउंट होंगे 4। दैट मीन्स व्हाट, K स्टैंड्स फॉर 1 to n। बात समझ में आ गई।
और सेम इसी चीज को अगर इन्होंने कहा कि मैं यहाँ L के रिप्रेजेंटेशन में ले रहा हूं क्योंकि आई मॉडिफाइड दिस फॉर्मूला, तो इन्होंने क्या कहा ये देखिए, एक बार आपने कैसे रिलेट कर लिया K के रिप्रेजेंटेशन में, और अब इन्होंने कहा कि मैं यहाँ कह रहा हूं L अगर इक्वल टू 0 है, समझिएगा बड़े ध्यान से, तो आपने कहा n रिसीड्स टू 1, ठीक। और यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि अगर n 4 है, ये बात तो ये हो गई, लेकिन अगर n 4 है तो यहाँ काउंटिंग क्या होगी, L इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, ये लो। जबकि यहाँ कैसे थी 1 2 3 4, यहाँ कैसे होगी 0 1 2 3 4। अब ये बात फिर से समझते हैं, कैसे समझोगे, आ जाओ इसको समझाती हूं मैं तुम्हें फाइन लाइन स्पेक्ट्रम से। देखो ये बात समझ में आई, तो चलो 1, ठीक है, 2 3 चलो अब मेरी बात समझना, मैंने कहा n इक्वल्स टू है 1, ठीक है, और L इक्वल्स टू क्या है 0, दैट मीन्स दिस इज योर 0। अब फिर मैंने क्या कहा n इक्वल्स टू है 2, तो L क्या होगा 0 1 होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ मैंने 2 लेवल ले लिए, L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 1। अब मैं कहती हूँ n इक्वल्स टू है 3, दैट मीन्स वॉट, फॉर ऑल द थ्रीज L इज इक्वल्स टू 0 1 2, यही होगा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, L इक्वल्स टू 0 1 एंड 2। तो ये फाइन लाइंस का केस समझ में आ गया जो अभी मैंने यहाँ समझाना चाहा। अब आप कहते हैं कि इन फाइन लाइंस को आप कैसे इस चीज में देख सकते हैं, तो आपने कहा अगर कोई स्पेक्ट्रल लाइन 0 लेवल तक आ रही है, फाइन लाइन दिस लेवल टू दिस लेवल एंड दिस लेवल टू दिस लेवल, तो आपको फाइन लाइंस दिखी। सेम अगर इसी चीज को मैं यहां ले लेती हूं, इस लेवल पे बात करें तो भी यही केस होगा। तो इस तरीके से आपको मिस्टर समरफील्ड ने फाइन लाइन स्पेक्ट्रम का एक इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था और बोर्ड्स के ड्रॉबैक को कवर किया था। तो ये था आपका समरफील्ड एक्सटेंशन मॉडल, जिसमें आपने 2 कंपोनेंट्स भी पढ़े हैं एंगुलर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, वन इज़ व्हाट रेडियल एंड अनदर इज़ व्हाट एज़्यूमिथल। क्लियर है ये चीज़। इसके साथ साथ दोनों कंपोनेंट में आपने फॉर्मूलर रिप्रेजेंटेशन देख ली, वन इज़ बाय जे आर एंड अनदर इज़ बाय जे फाई। ठीक, चलिए अब हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये बात समझ में आई? आओ इसको इधर ले लेते हैं। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे? दोनों को एडिशन करके। ये लो, दोनों का एडिशन कर दिया, जे आर प्लस जे फाई, वैल्यूज रख दो। NH अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू NRH अपॉन 2 पाई प्लस N फाई H अपॉन 2 पाई। तो आपको होल ओवर ये लीजिए N इज इक्वल्स टू NR प्लस N फाई, जहां N आपका क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ बात समझ में आ गई कि हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लिया होल ओवर दोनों को एडिशन करके, रेडियल और एज़िमुथल। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर किसका था? मिस्टर डी ब्रॉगली। तो देखिए इन 1924 अ फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस डी ब्रॉगली, इन्होंने सजेस्ट किया था अगर नेचर ऑफ लाइट, क्या कहा है? दैट इफ द नेचर ऑफ लाइट इज बोथ दैट ऑफ पार्टिकल एंड ऑफ वेव, तो उसको कहा जाएगा डुअल नेचर। क्या कहा उन्होंने? कि जो लाइट है, अभी आपने दोनों फॉर्म्स में पढ़ भी ली है, वेव फॉर्म में पढ़ाई थी मिस्टर मैक्सवेल ने और पार्टिकल फॉर्म में किसने पढ़ाई थी? मिस्टर प्लैंक ने, और दोनों ही सेशंस हमने कर लिए हैं। इनका कहना था, डी ब्रॉगली जी ने कहा कि लाइट अगर वेव प्लस पार्टिकल नेचर दोनों साथ में शो करती है तो उसको कहा जाता है डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट। एक तरीके से देख लीजिए ना, सिंपल एग्जांपल में मैं बात करूं, बहुत लोग होते हैं आपकी लाइफ में, कुछ फ्रेंड्स भी या फैमिली पर्सन्स भी या कोई भी XYZ दैट हैव बोथ द पर्सनालिटीज लाइक गुड एंड द बैड। सो वही सेम चीज़ है यहाँ पार्टिकल की और वेव की लाइट के फॉर्म में। तो चलिए इस चीज़ को आगे प्रोसीड करते हैं। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
is inversely proportional to its momentum। इन्होंने इस चीज को किससे रिलेट किया था कि जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके मोमेंटम से। अब आपको पता है कि वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड द मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। दिस इज योर मोमेंटम। होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं इसको ये भी कह सकती हूं, अगर आप मोमेंटम को और फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आपने कहा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 1/mv, जहां आपको पता है लैम्डा को आप लिखते हैं h/p के फॉर्म में। तो ये लीजिए सेम वही चीज है। आइए अब h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, p क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम को आप क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। यही लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू m इनटू v। और वेलोसिटी की अगर वैल्यू पता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। तो लीजिए हमने लैम्डा को फॉर्मुलेट कर दिया, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, h/mv। और इसको मैं फर्दर एक्सीड करती हूं तो आपने कहा h/√2m of ke। ke is what, this is the kinetic energy of electron। सिंपल बात चल रही है अभी तो, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब आओ, अब डी ब्रॉगली ने कहा वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या कहा, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी, वेवलेंथ, सॉरी आई एक्सट्रीमली सॉरी, ही सेड वेवलेंथ डिक्रीजेस एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, मोरओवर लाइटल पार्टिकल्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ देन हेवियर पार्टिकल्स। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है क्योंकि यहाँ आप कहते हैं वेलोसिटी क्या हो जाती है, इक्वल। चलो अगर मैं चार्ज पार्टिकल Q के रिस्पेक्ट में बात करूँ, ठीक है, आपने कहा इफ़ अ चार्ज पार्टिकल Q इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V फ्रॉम रेस्ट, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इन्होंने कहा Q के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हम क्या रख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में रिलेट कर लीजिए √2m QV। ये लो सेम फॉर्मूले में। अब डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को और सिग्निफिकेंट किया जाता है किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। ये पूछा जाता है जहाँ वेवलेंथ मेजर्ड की जाती है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं सरकमफ्रेंस की बात करूं, देखो बहुत इजी सा टॉपिक है, पढ़ रखा है तुमने, इसलिए मैं इसको फटाफट से इस सेशन को कंप्लीट कर रही हूं। क्यों, क्योंकि हमें और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। अब आप कह रहे हैं कि सरकमफ्रेंस जो है nth ऑर्बिट का वो इक्वल कितना है, n टाइम्स वेवलेंथ के। तो क्या सरकमफ्रेंस के लिए आप क्या लिखते हैं, 2πr, और उसने क्या कहा इक्वल किसके है, n टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। तो क्या इसकी होल ओवर रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगी 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ये लीजिए, अब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड यूजिंग डी ब्रॉगली इक्वेशन, और डी ब्रॉगली इक्वेशन हमने अभी सीखी, होल ओवर, तो कोई दिक्कत है नहीं, आपने सरकमफ्रेंस से रिलेट कर ली, सारी चीज़ों से रिलेट कर ली। चलो नेक्स्ट देखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसी का पार्ट है, और ये बोर का ड्रॉबैक है। जो हमारे बोर जी थे उन्हीं के ड्रॉबैक से ये जनरेट हुआ था। ठीक है, बोर के क्या क्या ड्रॉबैक रहे थे, कुछ 5 से 6 ड्रॉबैक्स थे, याद हैं, लो लिख देती हूँ मैं एक बार, लिमिटेशंस और ड्रॉबैक ऑफ बोर। क्या कहा था इन्होंने, पहली लिमिटेशन तो क्या थी कि ये फाइन लाइन H स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक, दूसरा ड्रॉबैक इनका क्या था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, थर्ड ड्रॉबैक इनका क्या रहा था कि इन्होंने कहा अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने से स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, सी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो उसको इन्होंने नेम दिया क्या, ज़ीमान इफेक्ट। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इसी की जगह एक और इफेक्ट आया था, दैट इज व्हाट, वो इफेक्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड से। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं और वहां आपने कहा स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की,
तो उसको आप क्या कह रहे हैं, स्टार्क इफेक्ट। ये लीजिए स्टार्क इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ ये एक और चीज जो नहीं बता पाए थे वो था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जो कि क्या है, बोर भाई साहब की लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो आप चलो हाइजेनबर्ग पे चलें, आ जाओ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, बोर्स थ्योरी कंसीडर दैट इलेक्ट्रॉन इज अ मटेरियल पार्टिकल। बोर की थ्योरी ये कहती है इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। जबकि हाइजेनबर्ग जी ने क्या कहा, लो मैं हूँ डेल्टा एच डेल एक्स इंटू डेल पी, ये था इनका लॉ, और जिसमें एक्स इज योर पोजीशन एंड पी इज योर मोमेंटम। तो यही इन्होंने कहा, इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। तो आ जाओ, बट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, बोर ने तो वो कहा और ब्रॉगली ने कहा वेव के फॉर्म में, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू असर्टेन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो हम यहाँ पर कहते हैं क्या कि वेव एक्सटेंडिंग करती है थ्रू आउट द रीजन ऑफ स्पेस, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1927 में, अब ये तो ड्रॉबैक हो गए, 1927 में जनाब आए हर्न्सबर्ग। हाइजेनबर्ग इन्होंने कहा, इन्होंने अपने नेम पे ही प्रिंसिपल दिया जिसको नेम दिया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, इरेगुलरिटी। एग्जाम्पल देती हूँ सिंपल सा। अब तुमको जैसे डेली मेरे सेशन की आदत पड़ गई है, तुम्हें पता है कि मैम यहाँ पर 11 बजे आ जाएंगी। अब 11 बजे आ जाएंगे कि ज़रूरी तो नहीं कि मैं फिक्स 11 बजे आ जाऊँगी, कभी मैं 11:15 हूँ, कभी मैं 10 बजे ही आ जाऊँ। सो इट्स ऑल अबाउट इरेगुलरिटी और अनसर्टेनिटी। चलो और एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर तुम्हें क्या पता मैं कहाँ रहती हूँ, तुमने फॉर एग्जाम्पल तुमने मान लिया कि मैम मुंबई रहती हैं। अब मुंबई में कहाँ रहती हैं ये तो नहीं पता, तो मुझे ढूंढ तो नहीं पाओगे। अब वहाँ भी चलो ये भी तुमने पूछ लिया कि मैम या तो मिशन ज्ञान के ऑफिस में पाई जाएंगी या मैम अपने घर पे पाई जाएंगी। अब तुमने मिशन ज्ञान और मेरा घर दोनों चीज़ें पता कर ली, लेकिन ये तो अभी भी तुम्हें कंफर्म नहीं ना कि मैम मिलेंगी कहाँ, अनटिल अनलेस मेरे से तुम्हारा कोई प्रूव वैलिड डिस्कशन ना हो कि भाई इतने बजे मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगी। तो क्या है, और फिर ये भी हो सकता है, चलो मैंने तुम्हें कह दिया 11 बजे मेरे ऑफिस आ जाना, मिल लेंगे। तुम 11 बजे मेरे ऑफिस आते हो और बाय चांस मैं वहाँ 11 बजे नहीं पहुँचती हूँ, तो क्या हुआ, अनसर्टेनिटी हुई या नहीं हुई। सो यही था जो मिस्टर हाइजेनबर्ग ने बताया अपने कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इन्होंने कहा पोजीशन और मोमेंटम की एक्यूरेसी जो है वो हम किसे पता करेंगे, अपने प्रिंसिपल के थ्रू। तो देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। और इन्होंने इसी बात को बार बार कहा कि भाई कल का कोई नहीं पता, कल किसी का नहीं पता। देखो आज जो दुनिया कहती है ना कि कल का क्या पता, वो हाइजेनबर्ग ने इतने टाइम पहले ही कह दिया था अपने लॉ में। इसलिए उन्होंने इसको नेम किससे दिया है, पोजीशन और मोमेंटम से, कि कल को तुमने मेरी पोजीशन भी पता कर ली, हर चीज़ पता कर ली, बट स्टिल देयर इज सम अनसर्टेनिटी कि मैं वहाँ मिलूंगी या नहीं, तुम्हारा काम वहाँ पर होगा या नहीं। सो ये थे हाइजेनबर्ग, ठीक है, ऑफ अ बॉडी एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन। ये इन्होंने किसके अप्लाई किया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब आओ, अब जो अनसर्टेनिटी का मेजरमेंट है, पोजीशन को आपने रिप्रेजेंट किया डेल एक्स से एंड मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया है डेल पी से, और वेलोसिटी इज डेल वी। तो हाइजेनबर्ग ने कैसे रिलेट किया, P इज इक्वल्स टू एम वी और डेल P इज इक्वल्स टू डेल वी, क्योंकि हमने तीनों चीज़ों को रिलेट कर लिया। आफ्टर दैट अगर इसको इन्होंने रिलेशन फॉर्म में लिखा तो इन्होंने कहा डेल एक्स और डेल P यानी मोमेंटम अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू है एच अपॉन 4 पाई। दूसरे केस में क्या है, P की जगह इन्होंने क्या ले लिया, एम डेल वी, तो क्या कर लिया, फिर से वही चीज़। और थर्ड केस में इन्होंने क्या लिया है, वेलोसिटी, ठीक है, एक बार मोमेंटम, एक बार एम डेल वी, एक बार वेलोसिटी। तो आपका एम ये रहा जस्ट, तो आपने कहा एच प्लैंक कांस्टेंट, और ये क्या है, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है क्या, डेल एक्स और डेल वी। चलो अगर फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम, आपको पता है मास एम के लिए, ठीक है, वैल्यू ये ली जाती है, तो प्रोडक्ट क्या होगा,
प्रोडक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर लो। डेल एक्स इंटू डेल वी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, क्या वैल्यू रख दोगे 6.624 इंटू 10⁻⁻⁻⁴/m। कैसे रख दिया, क्योंकि h की वैल्यू है वो प्लैंक कांस्टेंट की, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दी। अब यहाँ आके आपने पाई की वैल्यू रख ली 3.14, 4 और मास रख लिया। मास कितना है 9.10 इंटू 10⁻⁻28। अब आपने होल ओवर इसको सॉल्व किया तो देखो वैल्यू आ गई ये 0.57 अर्ग सेकेंड पर ग्राम, जहाँ पर डेल्टा एक्स 0 है और वाई डेल्टा वी आपका क्या है इन्फिनिटी, क्योंकि आपने केस क्या लिया था ये वाला दिस। आगे बात समझ में। इन द केस ऑफ बिगर पार्टिकल्स हैविंग कंसिडरेबल मास द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। इस बात को याद रखना बिल्कुल। इफ द पोजीशन इज नोन क्वाइट एक्यूरेटली, तो मानिए इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है और डेल्टा वी बहुत लार्ज है। क्या कहा मैंने, एक तो वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, किस केस में, बिगर पार्टिकल्स के केस में। दूसरी बात, अगर पोजीशन आपको पता है, थोड़ा बहुत एक्यूरेट हो आप उस चीज़ को लेके, तो डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल होगा और डेल्टा वी वहाँ पर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। देन तो अनसर्टेनिटी की टर्म्स में अगर हम एनर्जी से इसको रिलेट कर लें, तो एनर्जी से रिलेट करने के लिए क्या लिख दोगे, डेल्टा ई, और टाइम के रिस्पेक्ट में डेल्टा टी। तो इस प्रिंसिपल को अपन चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पोजीशन और उनको हटा के आपने एनर्जी रख दिया और डेल टी रख दिया, सेम वही h/4π। ये लीजिए, ये फॉर्मूलेशन आ गया। अब इस तरीके से आपने क्या किया, पूरे की पूरे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को रिलेट कर लिया। आगे बात समझ में कितना छोटा था। देखो हमने स्टार्ट किया था समरफील्ड से, समरफील्ड इलेप्टिकल ऑर्बिट्स के थ्रू चला था, वहाँ से हम पहुँचे बोर के लिमिटेशन पे, फिर हम पहुँचे डुअल बिहेवियर पे। डुअल बिहेवियर को पढ़ते ही हम आ गए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पर, और जहाँ आपने देखा पोजीशन और मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, साथ साथ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आपने तीनों टर्म्स को रिलेट किया, एंड देन ऑल ओवर आपने इन द एंड टाइम के साथ एनर्जी को रिलेट किया, और होल ओवर रिजल्टेंट क्या आया, डेल ए ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू h/4π। क्लियर है बात। चलो यहाँ जाके आपका ये वाला पार्ट होता है ख़त्म। बहुत छोटा सा सेशन था, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन टू द पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।